Good morning, students. So, let's begin with the today's topic, that is joint stock company. जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है फिफ्थ बिजनेस टाइप है जो हम अभी तक पढ़े थे। अभी तक हमने 4 बिजनेस के टाइप पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तीसरा पार्टनरशिप, चौथा कोऑपरेटिव सोसाइटी। ध्यान रखिएगा, जितने भी टाइप्स आप पढ़ रहे हैं उनके मेरिट, लिमिटेशंस और फीचर्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। एग्जामिनेशन में ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी किसे बोलते हैं? यहाँ जॉइंट स्टॉक कंपनी में हर एक के बारे में एक एक चीज़ें आपको बताता हूँ। जॉइंट का मतलब क्या है? मिलकर। स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब अकाउंटेंसी में तो सामान से लगाया जाता है, लेकिन यहाँ स्टॉक का मतलब क्या होता है? यहाँ स्टॉक का मतलब होता है शेयर। अब आप बोलोगे सर किस चीज़ का शेयर, वो भी मैं क्लियर करता हूँ। तो देखो क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है सब सारे बिजनेस में सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। किस एवज में, किस रिगार्डिंग? इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, क्योंकि इस बिजनेस की कैपिटल सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है कैपिटल सबसे ज़्यादा? क्योंकि इसमें जो मेंबर्स होते हैं अनलिमिटेड होते हैं। मेंबर्स अनलिमिटेड होती है विद अ ह्यूज कैपिटल। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी मेंबर अनलिमिटेड होते थे, लेकिन वो जो मेंबर्स होते थे क्या करते थे? वो एक्सप्लॉयटेशन को दूर करने के लिए जुड़ते थे। लेकिन यहाँ जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना होता है इस बिजनेस का। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। अब एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा, तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लिया जाए 10 लोगों ने मिलकर ये सोचा कि हम क्या करेंगे, एक बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसकी कैपिटल 50 करोड़ रुपए होगी। 50 करोड़। अब 50 करोड़ रुपए होगी, तो अगर मैं 10 में डिवाइड करूंगा उसे 10, क्योंकि 10 लोगों ने स्टार्ट करने की सोची है, तो हर एक जना 5 करोड़ रुपए देने के लिए लायबल होता है नॉर्मल केस में, नॉर्मल बिजनेस में। तो 5 करोड़ रुपए कोई भी बिजनेस में लगाना नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर वो डूब गया तो क्या होगा? बहुत नुकसान होता है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इसके लिए क्या ऑप्शन है? तो और बिजनेस के अपेक्षा जॉइंट स्टॉक कंपनी में कैसे ये 50 करोड़ रुपए अवेलेबल हो जाते हैं बताता हूँ मैं। तो ये 10 लोग क्या कहेंगे, जो बिजनेस को स्टार्ट करें, इन्हें बोलते हैं प्रमोटर्स। जो बिजनेस को प्रमोट करते हैं, जो बिजनेस को स्टार्ट करने की सोचते हैं, दे आर सेट टू बी अ प्रमोटर। जिनके दिमाग में ये आइडिया आता है, प्रमोटर्स कहलाएंगे, मालिक नहीं, जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट करने की सोची। प्रमोटर्स ने ये डिसाइड किया कि कंपनी की जो इनिशियल कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए? 50 करोड़, यानी कि हमें 50 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। अब 50 करोड़ रुपए ये लोग तो अरेंज नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या कहते हैं, हम इस 50 करोड़ को पब्लिक से लेंगे, पब्लिक हमें देगी। भाई अब पब्लिक क्यों देगी? ध्यान रखना, पब्लिक जो होती है 3 तरह से पैसा इन्वेस्ट करती है। या तो मतलब सेव करती है, या तो अपने घर में सेव करेगी, या बैंक में पैसा रखेगी। लेकिन जो रिस्क लेते हैं वो मार्केट में, यानी कि शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। शेयर मार्केट क्या होता है? जो आपका बैंक होता है वो 2, 3, 4% की रेट से इंटरेस्ट देता है, जबकि शेयर मार्केट में आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। हो सकता है वहाँ बहुत ज़्यादा अर्निंग आपकी हो जाए, हो सकता है वहाँ आपको क्या हो, लॉस हो। तो पब्लिक किसी कंपनी में पैसा क्यों लगाती है? पब्लिक किसी कंपनी में इसलिए पैसा लगाती है, वो सोचती है कि मेरे पैसे का जो रिटर्न बैंक में मिलने वाला है उससे ज़्यादा रिटर्न आपको कौन देगा? कंपनी देगी। तो कंपनी की ऑब्जेक्टिव्स को, कंपनी की कंडीशन को, कंपनी के प्रमोटर्स को, उनके काम को देखते हुए पब्लिक पैसा लगाती है। और ये सेफ़ और सिक्योर इसलिए है, कंपनी पैसा लेके भाग जाएगी ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनके पीछे कई लॉज हैं। सेबी आपको रेगुलेट करता है, हम आगे पढ़ेंगे 12th में। फिलहाल अभी आप ये जानिए कि प्रॉफिट कमाने के लिए पब्लिक किसी भी कंपनी में पैसा लगाती है। तो कंपनी से 50 करोड़ रुपए नहीं मांगते डायरेक्ट एक ही आदमी से। वो कहते हैं कि भाई 50 करोड़ नहीं, हम 50 करोड़ को 10-10 के पार्टीशन कर लेते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़े बांट देते हैं। यानी कि 10 रुपये का एक पार्ट बना लिया, तो 50 करोड़ में कितने हो गए? 5 करोड़ पार्ट बन गए। 50 करोड़ का कैपिटल था, तो 50 करोड़ एक ही से मांगने की जगह उन्होंने क्या कर दिया, इसके छोटे छोटे पार्ट्स बना दिए, 10 का, 2 का, 5 का, किसी का भी। मैं एग्जाम्पल के लिए 10 रुपये मान रहा हूँ, तो 5 करोड़ पार्टीशन हो गए, पार्ट। तो ये जो 5 करोड़ पार्ट बने, किसके पार्ट बने? 50 करोड़ की कैपिटल के। हर एक पार्ट कितने रुपए का है? 10 रुपये का। तो इस पार्टीशन को बोलते हैं शेयर। शेयर क्या हो गया? एक स्मॉल डिनोमिनेशन, द स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी की टोटल कैपिटल का एक स्मॉल छोटा टुकड़ा क्या बोला जाएगा? शेयर। तो यहाँ शेयर कितने का है? 10 रुपये का है। शेयर कितने का है? 10 रुपये का है। क्यूमुलेटिव जो है,
क्यूमुलेटिवली हम इनको क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। इन्हीं शेयर्स को क्या बोला जाता है, क्यूमुलेटिवली स्टॉक बोला जाता है। शेयर मार्केट में स्टॉक मार्केट बोल दिया जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। पब्लिक पैसा लगा रही है इसमें। अब क्या हुआ कि उन्होंने एक आदमी से पैसा नहीं मांगा। अब 50 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो वो ये नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 10 रुपये का एक शेयर है। अब 10 रुपये किसी के लिए भी देना ईजी है। मैं सोचता हूँ कि चलो मेरे पास आज 1,000 रुपये हैं, तो इतनी बड़ी रकम तो है नहीं, तो मैं कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने क्या करा, 1,000 रुपये, 10 रुपये का एक शेयर है, तो 1,000 रुपये के यानी कि 1,000 रुपये में कितने शेयर आ जाएंगे मेरे, 100 शेयर आ जाएंगे। तो मैंने 100 शेयर इस कंपनी के ले लिए। अब मेरा ज़्यादा रकम भी नहीं गई, और मुझे अगर नुकसान भी होगा तो ज़्यादा नहीं होगा, और फ़ायदा होगा तो मुझे अच्छा खासा फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरह से मेरी तरह ही कई और इन्वेस्टर कंपनी में पैसा लगाएंगे, एंड कंपनी कैन अरेंज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल विद द वैरायटी ऑफ द इन्वेस्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। केवल एक आदमी पैसा नहीं लगाता, इसमें पब्लिक पैसा लगाती है, इसलिए जॉइंट बोला जाता है। और स्टॉक मतलब होता है कैपिटल। स्टॉक मतलब हो गया कैपिटल। जो कैपिटल है वो किसने लगा रखी है, एक व्यक्ति ने नहीं लगा के पब्लिक ने लगाई है, इसलिए इसको बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो आगे बढ़ते हैं। अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कंपनी एक पर्सन का एसोसिएशन है, फॉर्म्ड फॉर कैरिंग आउट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज एंड हैज़ अ लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। लीगल स्टेटस होने से वो हमेशा ध्यान रखना अपने मेंबर से इंडिपेंडेंट हो जाती है। लीगल स्टेटस होने का मतलब क्या है, इस बिजनेस को फॉर्म करने के लिए एक लॉ जरूर होगा। इसके बाद अ कंपनी कैन बी डिस्क्राइब एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब ये आर्टिफिशियल पर्सन क्या है, इसको भी समझ लो। देखो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसके यहीं पर को हैं। व्हाट इज आर्टिफिशियल पर्सन, पहले पर्सन की बात करते हैं। पर्सन मतलब एक ह्यूमन बीइंग जिसका एग्जिस्टेंस सोसाइटी में होता है, ठीक है। तो कंपनी भी एक ह्यूमन बीइंग है जिसका एग्जिस्टेंस किस में है, सोसाइटी में माना जाता है। किसकी नज़र में, लॉ की नज़र में। जिस तरह से कानून व्यक्तियों को सजा दे सकता है, उसी तरह से कानून इस कंपनी को भी सजा दे सकता है, इसीलिए ये पर्सन माना जाता है। लेकिन हम लोग हैं नेचुरल पर्सन। हम लोग क्या है, नेचुरल पर्सन। हमारे हाथ, कान, नाक, मुंह, दिमाग सब होता है। लेकिन ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब इसको बनाया गया है। किसने बनाया इसे, लॉ ने इसको बनाया, लॉ ने। इसके आँख, कान, मुंह, नाक कुछ नहीं होते, इसका एग्जिस्टेंस होता है। जैसे मान लिया जाए क्या होता है, आप कहते हैं कि जैसे कोई कंपनी ने पैसा खा लिया, तो आप किस पे केस करोगे, कंपनी पे करोगे या उसके कर्मचारियों पे करोगे या उसके मालिक पे, आप कहोगे कंपनी पे केस करेंगे। तो कंपनी पे केस होता है, कंपनी पे केस होता है। तो कंपनी पे केस कैसे हो सकता है जब तक वो पर्सन नहीं है। तो ध्यान रखना, कंपनी पे केस होने का मतलब यही है कि वो एक पर्सन ट्रीट किया जाता है लॉ की नज़र में, इसीलिए वो आर्टिफिशियल पर्सन हो जाता है, ठीक है। अब आगे आते हैं। उसके बाद बोलते हैं, देखो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक इसमें आपको मिल रहे हैं। आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, लीगल स्टेटस हो गया, लीगल एंटिटी हो गया। उसके बाद है परपिचुअल सक्सेशन। परपिचुअल सक्सेशन का मतलब हो गया हमेशा चलते रहने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस है। इसमें मेंबर्स चाहे आएँ जाएँ, मरें चाहे जिंदा रहें, उसको यानी बिजनेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिजनेस कंटिन्यू रहता है, उसके मेंबर्स के आने जाने से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि पहले के बिजनेस में होता था, उसमें क्या होता था, मेंबर्स अगर चले गए, मर गए या बीमार हो गए तो बिजनेस को बंद करना पड़ता था। यहाँ ऐसा नहीं है। एंड अ कॉमन सील, और इसकी क्या होती है, कॉमन सील होती है। जैसे मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात बताता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक लीगल स्टेटस है। अगर आपने पैसा जमा किया और पैसा जमा आपके अकाउंट में नहीं होता, तो आप किसी कर्मचारी को क्लेम नहीं करते या ब्लेम नहीं करते, आप कहोगे कि बैंक ने। आप बैंक पे क्लेम कर सकते हो क्योंकि बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है। दूसरी बात, अच्छा आप पैसा जमा करने जाते हो कहाँ, बैंक में। बैंक में जाते हो तो आपने देखा होगा कि आप कैशियर को पैसा देते हैं और वो आपके अकाउंट में जमा कर देता है। उसके बाद आपको एक रिसीट दे देता है, ठीक है, पे इन स्लिप देता है, जिसमें किसकी मुहर होती है, बैंक की मुहर होती है। तब जाके आप संतुष्ट हो जाते हो कि भाई ठीक है, पैसा जमा हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं इस रसीद को दिखा के बाद में इस पर क्लेम कर सकता हूँ। यही होता है शायद। लेकिन अगर सोचो, क्या आप कभी पैसा देने के लिए उस कैशियर के घर पे गए? दे तो दोनों ही जगह आप कैशियर को ही रहे हो ना। बैंक में भी आप कैशियर को पैसा दे रहे हो और घर पे भी आप कैशियर को पैसा दोगे। लेकिन क्या आप पैसा जमा करने के लिए कैशियर के घर पे जाते हो क्या? नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते? क्योंकि हम कैशियर को पैसा नहीं दे रहे, हम बैंक को पैसा दे रहे हैं। ध्यान रखें, जमा करने के लिए, ठीक है। तो कॉमन सील क्या है? कॉमन सील का मतलब होता है कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका लीगल स्टेटस है, जिस कंपनी का लीगल स्टेटस है, उसके हाथ पांव नाक कान तो होते नहीं जो वो साइन कर सके, तो उसकी एक अपनी मुहर होती है।
जो उसके द्वारा इश्यू किए गए हर डॉक्यूमेंट में अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये ट्रांजैक्शन किसने किया है, उस बिजनेस ने, उस कंपनी ने किया है। तो कॉमन सील हर एक बिजनेस, हर एक कंपनी की होनी जरूरी है जो लीगल स्टेटस रखती है। तो लीगल स्टेटस होने के कारण ये कॉमन सील ये बताती है कि द ट्रांजैक्शन इज लाइज, द ट्रांजैक्शन इज ऑथेंटिकेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन, उस व्यवसाय ने उस ट्रांजैक्शन को किया है, ऑथेंटिकेशन हो जाता है। तो यहाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं एज पर द सेक्शन 228, देखो नया एक्ट आया है, द कंपनीज एक्ट 2013, न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। एज पर द सेक्शन 220 ऑफ 2 अंडर सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनीज लॉ। तो वो बोला कि कंपनी इतनी ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं है, बड़ी इजी सी डेफिनेशन है। इनकॉर्पोरेटेड यानी कि जो इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई हो या जो इससे पहले के कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेट यानी रजिस्टर्ड हुई हो, ठीक है। द शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं। ध्यान रखना ओनर की जगह अगर आप मेंबर वर्ड यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर कंपनी के ओनर नहीं होते, मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना मेंबर्स होते हैं। यहाँ ओनर लिखा है, आप लोग इसका यूज़ करना मेंबर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि ओनर किसी भी चीज़ को बेच या खरीद सकता है, लेकिन ये कंपनी को बेच खरीद नहीं सकते, क्योंकि ये ओनर जो ओनरशिप है वो अदर बिजनेस में तो काम आती है, लेकिन इस बिजनेस में काम नहीं आती है। ध्यान रखना ओनर्स नहीं होते हैं, वो ओनर्स अपनी होल्डिंग के होते हैं, तो मेंबर्स ज़्यादा अच्छा रहता है। वाइल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द चीफ मैनेजिंग बॉडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, अब देखो करोड़ों लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो करोड़ों लोग तो मैनेज नहीं करेंगे, तो उनमें से कुछ लोग क्या करते हैं, मैनेजिंग यानी कि कंपनी को मैनेज करने का काम करते हैं, जिसे मैनेजिंग बॉडी बोला जाता है। इलेक्टेड बाई शेयर होल्डर, यहाँ पे भी इलेक्शन होता है, शेयर होल्डर उनको इलेक्ट करते हैं जो बिजनेस को क्या करेंगे, चलाएंगे। The owners exercise the indirect control over the business. The capital of the company is divided into the small parts. मैं पहले ही बता चुका हूँ स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसको क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं, जिनको आप कभी भी बेच या खरीद सकते हो। मैंने अगर 1000 शेयर खरीदे, 1000 रुपये के शेयर 100 शेयर खरीदे थे, तो अगर मुझे मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है आने वाले भविष्य में, तो मैं उनको बेच भी सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन जॉइंट स्टॉक कंपनी की, नाम ही जॉइंट स्टॉक है, जॉइंट मतलब मिलकर, स्टॉक मतलब होता है शेयर्स या कैपिटल को बोला जाता है। ऐसी कंपनी जो अपनी कैपिटल का अरेंजमेंट किससे कर रही है, जॉइंट रूप से यानी कि पब्लिक से करती है, इसीलिए इसे बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। फीचर्स, आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी इज इन द व्यू ऑफ, किसके व्यू में होता है, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू में होता है, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल बोला जाता है, ठीक है। पर्सन क्यों बोला जाता है, बिकॉज इसका जो नेचर है, यानी कि जो भी कंपनी, यानी जो लॉ है, लॉ यानी कि ये किसी पे भी केस कर सकती है, कोई भी कंपनी पे केस कर सकता है, और ये किसी पे भी लाइबल हो सकती है, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल बोला गया, क्योंकि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जैसे कि ह्यूमन बीइंग की तरह, नेचुरल ह्यूमन बीइंग की तरह ये इस्टेब्लिश होती है, इनकॉर्पोरेट होती है लॉ में। तो ये इसीलिए पर्सन है, किस रिगार्डिंग पर्सन है, क्योंकि एनीबडी कैन क्लेम, कैन शू अगेंस्ट द कंपनी। अ कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ द लॉ एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर से अलग इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। नेचुरल पर्सन, द कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, उधार ले सकती है, तो जैसे हम लोग उधार लेते हैं अपने नाम से, तो वैसे ही कंपनी भी ले सकती है, इसीलिए एक है, देखो इसमें लिखा हुआ है एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट भी करती है। शू एंड टू बी शूड, शू एंड टू बी शूड का मतलब क्या होता है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। शू का मतलब होता है कोई भी इस पर केस कर सकता है, टू बी शूड यानी कि केस किया भी जा सकता है, ये कर भी सकती है, ये केस दूसरे पे कर भी सकती है। जैसे कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, एक्स ने किया है और ये कंपनी है वाई लिमिटेड, तो वाई लिमिटेड का तो कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। जैसे एसबीआई की बात कर लेते हैं, छोटी सी बात है, एसबीआई की आपने बिल्डिंग देखी होगी या एसबीआई के अंदर काम करने वाले लोग देखे होंगे, लेकिन एसबीआई नाम का कोई आदमी वहाँ नहीं देखा होगा, उसका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका एग्जिस्टेंस केवल किसमें, लॉ की नज़र में है। अगर कोई केस करना चाहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फॉल्ट, तो किस पे केस करेगा, कर्मचारी पर नहीं, वो किस पे केस करेगा, कंपनी पर केस करता है, और कंपनी भी किसी और पे केस कर सकती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी इसलिए बोला गया है क्योंकि ये एक अलग पर्सन है, तो इसकी अलग एंटिटी मानी जाती है, किससे, उसके
मेंबर से मैं पहले बता चुका हूँ। फॉर्मेशन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मेशन होता है, जो क्वाइट क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान रखना। इट्स टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेशन कंपेयर टू द अदर बिजनेसेस। इसमें लीगल फॉर्मेशन, लीगल फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत होती है। जैसे ही ये टॉपिक एंड होता है उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे फॉर्मेशन होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद वो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी ही है, ठीक है। तो फॉर्मेशन मैं आपको वहाँ बताऊंगा। परपिचुअल सक्सेशन कहने का मतलब ही यही होता है कि मेंबर्स के आने या जाने से बिजनेस के एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस कैन नॉट बी अफेक्ट बाय द, जिसे कह सकते हैं कि कमिंग एंड आउट गोइंग ऑफ द मेंबर्स, या फिर जिसे बोल सकते हैं कि मरने या जीने से उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो आए चाहे जाएं। कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल ऑफ द कंपनी, कंट्रोल ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज मैनेज बाय द मैनेजिंग कमिटी, जिसे बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हु इलेक्ट्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? द शेयर होल्डर, जो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। अब करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग तो नहीं कर सकते ना मैनेज, तो उनकी तरफ से कुछ चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं? बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए कंट्रोल किस पे डिपेंड होता है? मैनेजिंग कमिटी पे। लाइबिलिटी, अब जो मेंबर पैसा लगा रहे हैं, जिसे ओनर बोलता है, ये जो मेंबर पैसा लगा रहे हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होगी? ध्यान रखना, जहाँ पे भी सेपरेट एंटिटी आ गई वहाँ मेंबर की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। मतलब बिजनेस ने अगर लोन लिया है तो ये पेमेंट बिजनेस को ही करना पड़ेगा, उसके मेंबर इसका पेमेंट नहीं करेंगे। ध्यान रखना, बिजनेस को ही उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो मेंबर्स डू नॉट हैव एनी, जिसे बोल सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट टेकन बाय द बिजनेस। बिजनेस ने जो उधार लिए हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार नहीं होगा? बिजनेस यानी कि ओनर, मेंबर जिम्मेदार नहीं होंगे। यही है लिमिटेड लाइबिलिटी। इसके बाद आता है कॉमन सील। कॉमन सील मतलब एवरी डॉक्यूमेंट में इसकी एक मोहर होनी चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए, वो कॉमन सील कहलाते हैं। स्टैंप होना चाहिए एवरी डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द कंपनी। अगर वो नहीं होगा तो आप उस पर केस नहीं कर सकते, ना वो ही किस भी केस कर सकती है। रिस्क बियरिंग, यहाँ रिस्क कौन बियर है? रिस्क इज डिवाइडेड अमंगेस्ट द ऑल मेंबर्स ऑफ द कंपनी। मेंबर्स यानी कि करोड़ों मेंबर्स में रिस्क डिवाइड हो जाता है। तो क्या होता है कि लोगों, जैसे मान लीजिए मैंने अभी बताया, अगर कंपनी को लॉस होता है तो मेरे को कितने का लॉस है? अधिक से अधिक 1,000 रुपये का, क्योंकि मैंने इन्वेस्ट 1,000 रुपये किया है, तो बड़ा लॉस नहीं होता। इसलिए यहाँ पर कोई ह्यूज रिस्क है ऑब्वियसली, क्योंकि बड़ी कैपिटल इन्वॉल्व है। बड़ी कैपिटल इन्वॉल्व होने से ह्यूज रिस्क तो है, बट क्या हो गया? बट हमारा क्या है कि रिस्क शेयर हो जाने के कारण पर हेड वो रिस्क कम पड़ता है। तो ये है आपका क्या, इसका फीचर्स। मेरिट्स में सेम मेरिट हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी मैं बता चुका हूँ। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब एनी मेंबर कैन सेल इट्स शेयर्स टू एनीबडी विदाउट एनी हेजिटेशन और एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़। ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को। ध्यान रखना, अदर बिजनेस में ऐसा नहीं था, वो अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे। जो जिसका मालिक है वो उस पर ही रह सकता था। सोल प्रोप्राइटरशिप में पॉसिबल था ये, सोल प्रोप्राइटरशिप अपना बिजनेस बेच सकता था, लेकिन बड़ा मुश्किल था। यहाँ पर को ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट बहुत ईजी होता है। मार्केट में आप अपनी होल्डिंग्स को कभी भी किसी रेट पर बेच सकते हैं। परपेचुअल एग्जिस्टेंस हमेशा चलते रहता है बिजनेस, ये मैं बता चुका हूँ मैं। उसी फीचर्स में से, यानी कि अगर फीचर आपको समझ में आ गए तो मेरिट और डिमेरिट समझ में आ जाएंगे। स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, स्कोप ऑफ एक्सपेंशन क्यों बोला गया है? बिकॉज कंपनी डज हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल सो दैट इट कैन एक्सपेंड इट्स ऑपरेशन। वो अपने ऑपरेशन को बढ़ा सकती है, स्कोप है उसके पास, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, तो अपने ऑपरेशंस को वो क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है। Professionalized management, the company do have a huge operational activities as well as the huge amount of capital so that the company can procure, the company can, जिसे कह सकते हैं कि appoint a professional management या professional managers in respect of managing the business activities। वो professional managers को रख सकती है, जो कि और business में नहीं होता था। तो ये professional मैनेजमेंट है। कुछ लिमिटेशंस भी हैं,
कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, बहुत सी लीगल फॉर्मेलिटी करनी पड़ती, काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी बोला गया है। बहुत सारे लैक ऑफ सीक्रेसी, हाँ ध्यान रखना, द कंपनी हैज़ टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, हर एक कंपनी की छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता है। एज वेल एज कंपनी को अपनी रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी के पास कितनी एसेट हैं, कंपनी की कितनी लाइबिलिटी हैं, ये हर क्वार्टर हर ईयर डिस्क्लोज करना पड़ता है, पेपर में पब्लिश करना पड़ता है पब्लिक में, यानी कि तो इसकी इंफॉर्मेशन सीक्रेट नहीं रहती है। ठीक है। इम्पर्सनल वर्किंग इन्वायरमेंट, कहने वाली बात है वैसे तो इम्पर्सनल वर्किंग इन्वायरमेंट, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, कंपनी का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, तो एम्प्लॉई जो होते हैं वहाँ के, उनके पास क्या होता है, एक ऐसा इम्पर्सनल एक्सपीरियंस होता है जिसको मॉनिटर करने के लिए कोई व्यक्ति है ही नहीं, क्योंकि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन को रन कौन कर रहा है, चला कौन रहा है, उसके मेंबर्स की तरफ से कौन चला रहा है, मैनेजिंग कमिटी कंपनी नहीं है। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि मैनेजिंग कमेटी केवल क्या है, कंपनी को सर्व करने वाले एम्प्लॉय होते हैं, कंपनी को सर्व करने वाले एम्प्लॉय हैं, और उनके ऊपर नज़र रखने के लिए कोई भी क्या नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस रखने वाला व्यक्ति नहीं है, जिसे कंपनी बोला जाता है, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, इसीलिए इम्पर्सनल वर्किंग एनवायरनमेंट बोला गया है। न्यूमेरियस रेगुलेशंस, किसी भी कंपनी में बहुत सारे रेगुलेशन होते हैं, बहुत सारे कानून, बहुत सारे जिसे बोल सकते हैं कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ का पालन करना पड़ता है कंपनी को। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि कंपनी जो है पैसा पब्लिक से ले रही है, और जब आप पब्लिक का पैसा यूज़ करते हैं तो आप में काफ़ी सारे कानूनों को पालन करना पड़ेगा। डिले इन डिसीजन मेकिंग, द डिसीजन जनरली टेकन बाय द कंपनी इज़ विद द अप्रूवल ऑफ द मैनेजिंग कमेटी के अप्रूवल से होता है, और वहाँ वोटिंग्स होती हैं, और वोटिंग के द्वारा डिसीजन लिया जाता है, तो इट विल टेक अ लॉन्ग प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ टेकिंग एनी डिसीजन, तो डिले हो जाता है, यानी कि देर लगती है डिसीजन लेने में। अब हम आते हैं ऑलिगैरिक मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट ऑलिगैरिक होता है, देखिए क्या होता है, इन थ्योरी अ कंपनी इज़ अ डेमोक्रेटिक, थ्योरी में तो डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक मतलब होता है कि जो मेंबर होते हैं जिन्होंने पैसा लगाया है वो मैनेजिंग कमेटी को इलेक्ट करते हैं, और मैनेजिंग कमेटी ही क्या करती है, सारे डिसीजन लेती है। लेकिन जनरली क्या होता है, जो डायरेक्टर्स जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे पहले बोला गया ना, देखो इसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स हु आर द ओनर्स। In practice, however, in the most large size organization having a multitude of shareholders, the owners have minimal influence in terms of कंट्रोलिंग और रनिंग द बिजनेस। ऑब्वियसली हम लोगों ने अगर पैसा लगा रखा है तो हमारा क्या होता है कि बहुत कम कंट्रोल होता है, और कंट्रोल किसका ज़्यादा होता है, जो भी वहाँ मैनेज कर रहे हैं। अब ये मैनेजिंग डायरेक्टर जनरली कौन होते हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैनेजिंग डायरेक्टर जो मैंने आपको बोला था ना, प्रमोटर जिन्होंने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए क्या करा था, आइडिया दिया था, स्टार्ट करने के लिए इनिशियल काम किए थे, वो सारे प्रमोटर्स क्या हो जाते हैं, वास्तव में डायरेक्टर्स मान लिए जाते हैं। जैसे धीरू भाई अंबानी की बात कर लेते हैं, तो ऑल डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनी इज टेकन बाय द धीरू भाई अंबानी एंड देयर मेंबर्स, उनके मेंबर्स ही डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज द डिसीजन इज नॉट टेकन बाय अ सिंगल पर्सन, देयर आर मैनी मेंबर्स हु कैन टेक द डिसीजंस, देयरफॉर द कन्फ्लिक्ट में अराइज ड्यू टू द जिसे बोल सकते हैं कि मतभेद बोला जाता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि उनके आइडियाज़ मैच नहीं कर रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन मैच नहीं करे, तो उनके कारण भी कन्फ्लिक्ट आ जाता है। अब हम टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करते हैं, तो टाइप ऑफ कंपनी, दो तरह की कंपनी होती हैं जनरली, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी को हम जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं, पब्लिक कंपनी को हम जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। पब्लिक कंपनी अपने नाम के आगे पब्लिक लिमिटेड लगाती है, क्योंकि वो पब्लिक से पैसा ले रही है। प्राइवेट कंपनी अपना पैसा खुद अरेंज करती है, इसलिए वो अपने आगे लगाती है प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, मेंबर्स कितने होते हैं इसको देख लेते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए, और अधिक से अधिक अनलिमिटेड हो सकते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 200 मेंबर। ये 200 मेंबर ही अपने पैसा कलेक्ट करेंगे और कंपनी को चलाएंगे, लेकिन यहाँ पर को मेंबर्स अनलिमिटेड होते हैं। प्राइवेट कंपनी में क्या है कि डायरेक्टर्स की संख्या पब्लिक कंपनी में 3 होती है, इसमें 2 से काम चल जाता है।
इंडेक्स ऑफ द मेंबर्स कंपलसरी होता है। इंडेक्स यानी कि उसका इंडेक्स बनाना कि कौन कौन मेंबर है, कंपलसरी होता है किसी को पब्लिक कंपनी। क्यों होता है कंपलसरी? क्योंकि पब्लिक कंपनी ही एक ऐसी कंपनी है जो कहाँ से पैसा ले रही है, पब्लिक से पैसा ले रही है। इनको बनाने की जरूरत नहीं है, इन्होंने अपना ही पैसा लगा रखा है, तो नॉट कंपलसरी। आगे देखो इसमें क्या बोलता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर किस में पॉसिबल है? पब्लिक कंपनी। पब्लिक अपने शेयर को किसी को भी बेच सकती है, कहीं से भी खरीद सकती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी ना तो अपने शेयर मार्केट में इशू कर सकती है पब्लिक में, और ना ही अपने शेयर्स को कोई भी प्राइवेट कंपनी का मेंबर किसी और को बेच सकता है, तो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। इन्विटेशन टू द पब्लिक, ध्यान रखना पब्लिक से पैसा कौन कलेक्ट कर सकता है? ऑब्वियसली पब्लिक कंपनी ही कलेक्ट कर सकती है, जबकि प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी कभी भी मार्केट में अपने शेयर्स या मार्केट में कंपनी पैसा पब्लिक से नहीं ले सकती। कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी। दो टाइप हैं इसमें दे रखा है, देखो ये टाइप्स ऑफ कंपनी, मैंने वैसे डिफरेंस बता दिया है, आप इसको नोट डाउन जरूर करें। टाइप्स ऑफ कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी और क्या होती है पब्लिक कंपनी। ध्यान रखना प्राइवेट कंपनी को कुछ प्रिविलेज मिली हैं। प्रिविलेज मतलब होता है कि कुछ एडवांटेज मिली हैं पब्लिक कंपनी से। क्यों मिली होंगी? देखो सीधी बात है कि अगर आप पब्लिक का पैसा लेंगे तो ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने लोगों का पैसा उठा रखा है। प्राइवेट कंपनी में आप ही का पैसा है तो गवर्नमेंट भी आप पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं रखती है, वो कहती है आप ही का पैसा अगर डूब भी गया तो आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे। तो इसीलिए यहाँ पर को उन पे रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी कम होती हैं, किसकी अपेक्षा? पब्लिक कंपनी की अपेक्षा। अच्छा, ये जो नया टॉपिक है देखो, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, तो इसको आप नहीं पढ़िएगा और मैं भी यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। कल जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो भी कंपनी के रिगार्डिंग है, किस तरह से फॉर्म होती है कोई कंपनी। हम किस कंपनी की बात करेंगे? केवल पब्लिक कंपनी की, ठीक है। किस तरह से पब्लिक कंपनी को फॉर्म किया जाता है और प्राइवेट कंपनी, दोनों को किस तरह से फॉर्म किया जाएगा, उन स्टेजेस को समझेंगे, उनके बारे में जानेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और रिपीट करते रहना, पढ़िएगा इस थ्योरी को, आपकी PDF में अवेलेबल है, ठीक है। और इसका रिपोर्ट मुझे आज शाम तक प्लीज़ सेंड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।